हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम एक बार आपके सामने आज की प्रेसिडेंशियल हियरिंग की अपडेट्स लेकर वापस से आए हैं। पर फाइट जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने क्या तीखे आर्ग्यूमेंट्स आज होंगे या हो सकते हैं, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कल जो डिबेट हुई थी उसकी बात करते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से गवर्नर के पावर्स पर स्पॉटलाइट आ चुका है। बेंच को लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई और उनके साथ थे जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी एस नरसिम्हा और अतुल एस चंदूरकर। ये हियरिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के रेफरेंस के कंटेक्स्ट में हो रही है, जो आर्टिकल 143 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास आया था। बीते दिन की हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने सबमिशंस कंटिन्यू किए थे और ऐसे शॉकिंग रिमार्क्स दिए थे जिसने कि बेंच को ही चौंका दिया। लेकिन बेंच के पॉइंटेड क्वेश्चंस ने डिबेट को काफी हीटेड और इंगेजिंग बता दिया। सबसे पहले शार्प रिमार्क सीजेआई बी आर गवई का आया, जब उन्होंने कहा कि वुड वी नॉट बी गिविंग टोटल पावर्स टू गवर्नर टू सिट इन ओवर अपील, द गवर्नमेंट इलेक्टेड विद द मेजॉरिटी विल बी एट विम्स एंड फैंसीज ऑफ गवर्नर। यानी अगर गवर्नर को ये पावर दे दिया गया कि वो परमानेंटली असेंट विथहोल्ड कर सकते हैं, तो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट प्रैक्टिकली उसकी मर्जी पर हो जाएगी, और यही तो डेमोक्रेसी के स्पिरिट के अगेंस्ट है। यानी जस्टिस सूर्यकांत ने भी पॉइंट रेज किया कि सेंट्रल इशू है विथहोल्डिंग का मतलब क्या है। क्या वो एक टेम्पररी स्टेप है जिसमें गवर्नर रीजनिंग देकर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, या फिर वो परमानेंट है जिसका मतलब है कि बिल तुरंत फेल हो गया। अब एस जी मेहता ने अपना स्टैंड रखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली गवर्नर को 4 ऑप्शंस देता है अंडर आर्टिकल 200। पहला कि गिव असेंट, दूसरा विथहोल्ड असेंट, तीसरा रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन और चौथा रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। और उन्होंने आर्ग्यू किया कि व्हेन द गवर्नर विथहोल्ड्स असेंट द बिल फॉल्स थ्रू, यानी एक बार गवर्नर ने मना कर दिया तो बिल की कहानी वहीं खत्म। लेकिन बेंच सेटिस्फाइड नहीं थी। जस्टिस विक्रम नाथ ने आर्टिकल 200 की एग्जैक्ट वर्डिंग कोट करते हुए कहा कि व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर एंड द गवर्नर शैल डिक्लेयर either that he assents to the bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the bill for the consideration of the president। उन्होंने स्ट्रेस दिया कि गवर्नर की ड्यूटी है अपना डिसीजन डिक्लेयर करने का, ना कि इनडेफिनेट साइलेंस मेंटेन करने का। जस्टिस विक्रम नाथ ने भी क्लियर किया कि गवर्नर कैन नॉट विथहोल्ड बिल्स विदाउट मेकिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंटेंट। अब एस जी मेहता ने फिर कहा कि विथहोल्डिंग पावर रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशंस के लिए रखा गया है, जैसे अगर बिल फंडामेंटल राइट्स वायलेट करे या किसी सेंट्रल लॉ से अलग हो। उन्होंने आर्ग्यू किया कि गवर्नर सीजन्ड पॉलिटिकल और पब्लिक सर्विस एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन को ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने एम्फेथेटिकली बोला, गवर्नर इज नॉट जस्ट अ पोस्टमैन, ही रिप्रेजेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इंटायर नेशन बाय वे ऑफ इंटायर इलेक्शन एंड दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन। लेकिन यही आर्ग्यूमेंट बेंच को प्रॉब्लमैटिक लगा। सीजेआई बी आर गवई ने इमीडिएटली पॉइंट रेज किया कि अगर गवर्नर की विथहोल्डिंग एक तरह का अपील बन जाता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, तो डेमोक्रेसी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। और उन्होंने वार्निंग दी कि इस इंटरप्रिटेशन से गवर्नर के पास एम्पल पावर्स टू सिट ओवर बिल्स एंड विथहोल्ड इट फॉर टाइम इमेमोरियल आ जाएगा। डिस्कशन जुडिशियल रिव्यू तक भी घूम गया। बेंच ने पूछा, अगर बिल फॉल थ्रू माना गया तो जुडिशियल रिव्यू कैसे होगा? इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने रिमार्क किया, अदरवाइज देन हाउ टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जस्टिस नरसिम्हा ने भी ऐड किया कि विथहोल्डिंग को एब्सोल्यूट एंड नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, इवन व्हेन गवर्नर withholds the assent, the political process can knock on his door and he can send the bill back for reconsideration. But to say that when first time he says I withhold, the matter comes to an end, it can't be like that. It is counterproductive. उन्होंने सजेशन दिया कि गवर्नर के पास ऑप्शंस होना चाहिए मॉडिफिकेशंस रिकमेंड करने का या बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेजने का। लेकिन एक बार के विथहोल्डिंग से पूरा लॉ ही डेड हो जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को डिस्टॉर्ट करता है। यहीं पर एस जी मेहता ने क्वेश्चन दिया बेंच को, cannot interpret the constitution on the basis of worst examples। उनका कहना था कि एक रोग गवर्नर के एक्शंस को देखकर पूरी इंटरप्रिटेशन बदल देना सही नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा आइडियल सिचुएशन के कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। पर जस्टिस नरसिम्हा ने पोलाइटली डिसएग्री किया। इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस, इट टेक्स इनटू अकाउंट हाउ द सिस्टम इज वर्किंग एंड इट कांट बी फ्रोजन एट अ टाइम व्हेन द आर्टिकल इज मेड एंड व्हाट आइडियल सिचुएशन वाज देयर एट दैट पॉइंट।
उन्होंने रिमाइंड किया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था एक आइडियल गवर्नर का विजन रखा गया था, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में कैसे गवर्नर्स डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करते हैं उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। CJI BR गवई ने भी इसी बात को रीइंफोर्स किया और तेलंगाना जजमेंट का रेफरेंस दिया। See the Telangana judgment we have delivered recently. That time it was not anticipated that speakers will lead to situation which ends in operation successful, patient dead, but that happened. यानी लॉ के इंटरप्रिटेशन को ग्राउंड रियलिटी से अलाइन करना ही पड़ेगा। यही जगह पर एक कोर फिलोसॉफिकल डिबेट उभर कर सामने आया। SG मेहता ने कहा कि अगर एक ऑर्गन अपने ड्यूटीज में फेल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा ऑर्गन उसकी पावर ले ले, लेकिन बेंच का एम्फेसिस था कि अगर डिस्क्रेशन अनलिमिटेड छोड़ दिया गया तो वो मिसयूज का गेटवे खोल सकता है और इसीलिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जरूरी है। अब इस इंटायर एक्सचेंज से एक चीज क्लियर है, कोर्ट गवर्नर्स के रूल को एक सिंबॉलिक और हार्मोनाइजिंग फिगर के रूप में देखना चाहती है, ना कि एक वीटो विल्डिंग अथॉरिटी के रूप में। ये केस सिर्फ एक टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को। अगर गवर्नर इनडेफिनिट विथहोल्डिंग कर सकता है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट इफेक्टिवली पैरालाइज्ड हो जाएगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस इंपोज करता है तो एग्जीक्यूटिव आर्ग्यू करेगा कि जुडिशरी ओवररीच कर रही है। बीते दिनों की हियरिंग से एक बैलेंस दिख रहा है। बेंच कह रही है कि इंटरप्रिटेशन स्टैटिक नहीं हो सकती, वो इवॉल्व करेगी बेस्ड ऑन हाउ सिस्टम काम करता है, और SG तुषार मेहता इंसिस्ट कर रहे हैं कि पावर्स को वर्स्ट केस सिनेरियो के बेसिस पे लिमिट नहीं किया जा सकता। आर्ग्यूमेंट आज भी कंटिन्यू होंगे, लेकिन अब तक के एक्सचेंजेस एक चीज बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इज पॉइज्ड टू ड्रॉ अ कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन जो एक तरफ गवर्नर्स के डिस्क्रेशन को रिस्पेक्ट करेगी और दूसरी तरफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के मैंडेट को प्रोटेक्ट करेगी। अब बैकग्राउंड याद दिलाना भी जरूरी है इस केस का। अप्रैल 2025 में एक जजमेंट आया था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर्स इनडेफिनिट टाइम के लिए बिल्स होल्ड करके डेमोक्रेसी को स्टॉल नहीं कर सकते। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि ऑल्दो आर्टिकल 200 में कोई एक्सप्लिसिट टाइमलाइन नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर बिल्स को इंडेफिनेटली दबाकर बैठे रहे। इसी जजमेंट में प्रेसिडेंट के आर्टिकल 201 पावर्स को भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बनाया गया था और 3 महीने का टाइमलाइन प्रिस्क्राइब किया गया। इस रूलिंग पर अब प्रेसिडेंट ने 14 क्वेश्चंस के साथ रेफरेंस भेजा है। क्या कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस में टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब कर सकती है? क्या गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के डिस्क्रेशन को इस तरह लिमिट करना जुडिशियल ओवररीच होगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये करके कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया है? तो व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि अगर गवर्नर को ये पावर मिलती है कि वो बिल को परमानेंटली विथहोल्ड कर सकते हैं, तो क्या ये फेडरल डेमोक्रेसी के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब होगा, या फिर कोर्ट एक मिडिल पाथ निकालेगी जहां डिस्क्रेशन तो रहे लेकिन मिसयूज के खिलाफ सेफगार्ड्स भी हो? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आज की हियरिंग से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।